गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि केमिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें यूज जो फॉर्मूले थे आपको बताया भी था कि वो चीज़ें जो हैं आपको ट्वेल्थ क्लास में भी हेल्प करेंगी, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आज जो टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला बेटा अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में हम बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं हमारे, और उन्हें हम जब सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। यस, यानी जब हम किसी भी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अभी जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा, ये बताता है कि एक कंपाउंड में कितने टाइप के एटम हैं, कितने टाइप के एटम हैं और कितने हैं। हाउ मेनी एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, ये चीज बताता है। यानी क्या बताता है ये? इट इज शो दैट अ कंपाउंड how many atoms or types of atoms contain। यानी ये क्या शो करता है कि कोई कंपाउंड कितने टाइप के एटम, कितने एटम्स और कितने टाइप के एटम्स को करता है। एक्चुअल में ये केमिकल फॉर्मूला होता है आपका दो तरह का होता है। केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो बेटा केमिकल फॉर्मूला दो तरह का होता है। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दो तरह का हो सकता है। लिख देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से भाई? द फर्स्ट वन इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये जो है ना सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है? इज द इट, अगर हम बात करें, इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ different types of atoms present in one molecule of present in one molecule of any compound। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है कि सिंपल रेशियो है डिफरेंट एटम्स का जो किसी एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन क्या है? सेकंड टाइप जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है? इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या शो करता है? इट इज रिप्रेजेंट, अगर हम बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of
एनी कंपाउंड, यस, एनी कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में कितने एटम है, वो एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ग्लूकोज, क्या ले लीजिए बेटा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि कार्बन के 6 एटम हैं इसमें, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। तो एक्चुअल नंबर बता रहा है, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर मैं इस ग्लूकोज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं CH2O, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो क्या बता रहा है, सिंपल रेशियो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ग्लूकोज को यानी हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जनरली पढ़ते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके लिए नया है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज अ फॉर्मूला या इट रिप्रेजेंट या फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एटम्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो जिस फॉर्मूले के से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है ही ग्लूकोज, मैंने आपको दिया है एग्जांपल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 एटम्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है CH2O, इट इज अ सिंपल रेशियो। यस, चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशनशिप क्या है, हम बात कर रहे हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा और एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा है। यस, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, मेरा रिलेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, आपको याद रखना है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई विद एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेयर इज n, अगर हम n की बात करते हैं n इज द नंबर, n इज द नंबर। अगर हम n की बात करते हैं तो n इज द नंबर। ये नंबर होल नंबर होगा, नॉर्मली आपका इंटीजर होना चाहिए, नॉर्मली ये इंटीजर होता है, आपका ध्यान रखना है। और n की जो वैल्यू होती है, अगर हम n की बात करते हैं, n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n ऑलवेज भी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे थे तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है या मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास C6H12O6, C6H12O6 कितना बैठता है बेटा, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 प्लस ऑक्सीजन के 6, तो 12 6 72 प्लस 12 16 6 96, 84 और 96 हो गए 184 और 96 180 हो गए।
तो मोलिकुलर मास इतना आ गया, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना आ गया हमारा, इतना। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास क्या है, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O था, तो 12 प्लस 2 प्लस 16, 12 तो 14 16 30। यस, तो एन क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा 180/30 इक्वल्स टू 6। तो ग्लूकोज के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 6, यानी हर कंपाउंड के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इज दैट क्लियर? तो एन आप निकाल सकते हो। इससे अलग हटकर जब हम बात करेंगे बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या वी कैन फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करें, ये हम अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। उस डिस्कशन से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। कभी कभी आपको कंपाउंड जो होता है ना लिक्विड में दिया जाता है, वेपर फॉर्म में दे दिया जाता है, और उसका वेपर डेंसिटी बता दी जाती है कि इसकी वेपर डेंसिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी हमेशा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आपको ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विद वेपर डेंसिटी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितना आता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टॉपिक क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डायरेक्टली हम कभी डिटरमाइन नहीं करते, हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट, दो स्टेप में हम करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं डिटरमाइन द empirical formula, एंड स्टेप सेकंड कह लीजिए क्या, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ वाली बात आपको, यानी आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा और उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट स्टेप चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको बेटा एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल आपको हमेशा लर्न, वो स्टेप बाय स्टेप, हालांकि वो स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन आप उस टेबल आपको हमेशा बनानी पड़ेगी। तो टेबल ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस टेबल में बेटा आपको सबसे पहला कुछ टॉपिक के अंदर याद रखना होगा। तो फर्स्ट थिंग आपको लिखना होगा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आप ले रहे हो, यानी कंपाउंड के अंदर जो आपको एलिमेंट दिए हैं वो आपको दिए जाएंगे। दूसरा, उन एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये भी आपको दिया जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यानी मान लो आपके पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। यस, फिर कैलकुलेशन करने के लिए आपको कंपाउंड में जो क्वेश्चन बनता है वो ये रहता है कि ये कंपाउंड है और इसमें इतने % कार्बन है, इतने % ऑक्सीजन है, इतने % हाइड्रोजन है। यानी आपको नेक्स्ट जो होगा वो परसेंटेज होगा, आपको थर्ड कॉलम परसेंटेज निकालना होगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो ग्लूकोज के बारे में बात करें कि भाई ग्लूकोज में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलिए ग्लूकोज में कार्बन जो होता है वो 40% होता है, हाइड्रोजन जो होता है बेटा उसका एटॉमिक मास 1 होता है, 6.67% होता है, और ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास 16 होता है और इसमें होता है 53.3%। ओके, फिर उसके बाद आप जब परसेंटेज रख लोगे, एलिमेंट रखा पहले स्टेप में, दूसरी लाइन में आपने एटॉमिक मास रखा,
तीसरी लाइन में आपने रखा परसेंटेज। तीसरी चौथी जो लाइन होगी आपका, यानी अब आपकी कैलकुलेशन होगी, ये तीन चीजें आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तीन चीजें आपको दी जाएंगी। अब बात होती है आपके स्टेप्स की, आपको निकालना क्या है। फर्स्ट आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ऑफ नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। क्या फॉर्मूला है इसका? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कार्बन ये क्या बनता है? 40/12, 3.33 हो जाएगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्या बनता है? 6.67/1, 6.67 बनता है। और इन केस ऑफ ऑक्सीजन 53.33/16 हो जाता है। तो कितना हो जाता है आपका? 3.33 हो जाएगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप उनका सिंपल रेशियो निकालोगे। सिंपल मोल रेशियो। जब आप सिंपल मोल रेशियो निकालोगे तो आपका इसके पास फॉर्मूला क्या होगा? आपको इसमें सिंपल क्या करना होगा कि जो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आया है उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर दो। तो इसमें सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 3.33। तो 3.33 से हमने 3.33 को डिवाइड किया इन केस ऑफ कार्बन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये 6.67 था, 3.33 से सबको डिवाइड किया 2 आ गया। इन केस ऑफ ऑक्सीजन ये 3.33 था, 3.33 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। यस, कभी कभी क्या होता है होल नंबर रेशियो, लास्ट जो बनता है टेबल वो बनता है होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो में आप देखो कभी कभी क्या होता है कि जो सिंपल रेशियो आ रहा है आपका ये पॉइंट्स में आ जाता है। अब आप इन पॉइंट्स को 1.5, 1.25 तो आप इन्हें होल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो सिंपल आ गया, लेकिन कभी कभी ये 1.5 आ जाए। अगर मान लो ये 1.5 आता तो आप क्या करते? इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 3 कर देते, तो सबकी 2 में मल्टीप्लाई कर देते, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते। समझ वाली बात आपको? तो होल नंबर रेशियो में आपको लास्ट वाले कॉलम में हमेशा याद रखना है, लास्ट वाले कॉलम में आपको होल नंबर रखने हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होती है बेटा। तो अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला यानी फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट, यानी C1H2O1 जो हमारे पास आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम रखें, या फिर हम इसे CH2O कर सकते हैं। ओके, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज आ गया आपका CH2। उसके बाद आप डिटर्मिनेशन करोगे किसका? सेकंड स्टेप लेकर आओगे। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के लिए आपको हिंट दी जाएगी कि उसका n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो आपको दिया जाएगा आपको हिंट दी जाएगी। हिंट क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका होगा, तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, n की वैल्यू आपने नहीं निकाली। तो n की वैल्यू आप नहीं निकालोगे तो n की वैल्यू के लिए आपके पास कुछ हिंट्स होंगे। या तो आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाएगा, या फिर वेपर डेंसिटी दे दी जाएगी, या फिर सीधे सीधे मॉलिक्यूलर मास बता दिया जाएगा। समझ आ रही बात आपको? तो इन केस मान लो हमें मॉलिक्यूलर मास दे दिया गया कि 180 है। कितना है? 180 इज द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास 30 इक्वल्स टू 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जब निकालेंगे ग्लूकोज का तो हो जाएगा 6 इंटू CH2 यानी C6H12 और 6। इस 6 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ कर दी हमने, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
इससे अलग इसकी प्रॉब्लम्स आपको कुछ करनी है, और जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आप यू कैन आस्क मी, आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।